हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों, आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास टेंथ में जिस सब्जेक्ट का हम लोग कवर करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझे बात को। और इस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस चूज किए हैं सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ और मैं आपका 1 बाय 1 करके जितने सारे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और किसी प्रकार कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और आप लोगों को अगर मान लो कि इस चैप्टर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी वगैरह भी कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ से फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इस चैप्टर का जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है? वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी। इसमें क्या है कि बताया गया है कि जो वुमेन वर्कर है यानी ब्रिटेन में जो महिलाएं जो काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने स्पिनिंग जेनी पे अटैक किए, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जर्नी बिकॉज इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। मतलब ब्रिटेन के जो महिला वर्कर थे उनने स्पिनिंग जेनी इसलिए अटैक किया तो ये क्या था आपका स्पिनिंग प्रोसेस एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। और उन्होंने क्या किया था कि जो डिमांड थी लेबर मजदूर वगैरह की उन्होंने कम कर दी थी बाय द यूज ऑफ दिस मशीन। बेसिकली क्या था कि मशीन यूज करने से क्या हुआ कि वहाँ पर जो लेबर की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ए सिंगल वर्कर कुड टर्न ए नंबर ऑफ स्पिनलेस एंड स्पिन थ्रेड्स एट ए टाइम। मतलब मशीन के यूज करने से क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ कि लेबर की जो ज़रूरत थी वो काफ़ी क्या हो गई, कम हो गई। दिस कॉज्ड ए वैलिड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द वुमेन वर्किंग इन द वुलन इंडस्ट्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय वुलन इंडस्ट्री वगैरह में जो महिला लोग काम कर रही थी तो मशीन के प्रयोग होने से महिलाओं लोग में क्या हो गई थी, एक व्यापक डर बन गया था। जिससे उन लोग को ये लग रहा था कि उनकी जो नौकरी वगैरह है, काम करना क्या है तो बंद हो जाएगा। ठीक है, और उन पर आपका एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। दस अनसर्टनिटी ऑफ जॉब्स मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और उस केस में मशीन जो नया टेक्नोलॉजी जो ऐड किया गया उनके आपका फील्ड वगैरह में काम करने के लिए, तो इनसे क्या हुआ उनकी जो नौकरी वगैरह थी वो क्या हो गया आपका अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन का मतलब कभी भी जा सकती। ठीक है, टिल डेट दे हैड सर्वाइव्ड ऑन आपका हैंड स्पिनिंग बट दिस वाज द रिप्लेस्ड बाय इन पेरिल ई द न्यू मशीन। समझे बात को। सो व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस इन द वुलन इंडस्ट्री वुमेन स्टार्टेड। मतलब जब मशीन को वुलन इंडस्ट्री वगैरह में बताया गया कि अब जो काम वगैरह मशीन से किया जाएगा तो उस केस में क्या हुआ कि वहाँ के जो महिलाएं जो वर्कर थी उन्होंने अटैक किया। समझे बात को। यानी कहने का मतलब क्या था कि सिंपली महिलाओं के लोगों में डर था कि अगर मशीन वगैरह का हम यहाँ पर करना शुरू कर देगा तो हमारे पास जो नौकरी वगैरह वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। या ऐसे बोल सकते हैं कई के बराबर एक मशीन ही काम कर सकता है, तो जिसके डर की वजह से उन्होंने अटैक कर दिया। अब इसमें क्या है कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये क्या एक्सप्लेन करना है? इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगैन एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस विद इन द विलेज। इसका मतलब क्या है? 17वीं शताब्दी में क्या था कि यूरोप के छोटे से शहर के जो व्यापारी वगैरह थे उन्होंने आपका किसानों को है ना, आर्टिसियन वगैरह को क्या किया, आपका जॉब देना शुरू कर दिया है ना, गाँवों के अंदर ही। तो इसको एक्सप्लेन करना है। इन द 17th सेंचुरी द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड कंट्रोल द मार्केट। कहता 17वीं शताब्दी वगैरह में क्या था, व्यापार जो वगैरह था क्या उनका बाजार पे क्या था, कंट्रोल था। रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयज एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द टाउन्स। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड एट ए वेरी फास्ट ट्रेड। तो उस केस में क्या हुआ कि विश्व के जो व्यापार जो थी आपका उसके उस समय क्या था कि आपका तेज़ी से क्या होता, बढ़ रहा था है ना। द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डिमांड। और उस केस में क्या हुआ था, जो कॉलोनी वगैरह जो बने उस टाइम पे थे है ना, वो भी क्या था है ना, जिसकी वजह से भी क्या हुआ था, डिमांड बढ़ गया था। द प्रोड्यूसर इन टाउन्स फेल्ड टू प्रोड्यूस टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या था कि जो पैदा करने वाले लोग थे और जो उस टाइम पे जो डिमांड थी, जो ज़रूरत थी, उसको पूरा करने में भी क्या थे, असमर्थ थे।
सो द मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप स्टार्टेड मूविंग टू द कंट्री साइड बिकॉज दे कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन द टाउन। तो इस केस में क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग थे वो गांव की तरफ आपका स्विच करना शुरू कर दिए, इसलिए स्विच करने शुरू कर दिए कि जो जो डिमांड वगैरह थी उसको पूरा करने में असमर्थ थे। दिस वॉज बिकॉज द अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वेयर पावरफुल देयर। और इस केस में इसलिए गांव मूव करना शुरू कर देते वहाँ के टाउन व्यापारी लोग। उस केस में क्या है कि वहाँ पे क्या था कि अर्बन क्राफ्ट और अर्बन जो आपका गिल्ड्स था इजली आपका क्या था अवेलेबल था। दे वेयर आपका एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट गेन क्राफ्ट्स पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर production, regulated competition and prices, and restricted the entry of the new people in the trade. Rulers granted different guilds of monopoly right to produce and trade in a specific product। मतलब वहाँ पे क्या होते हैं स्पेसिफिक जो खास में किसकी जो आपका प्रोडक्ट वगैरह थे बनाना शुरू कर दिए। दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय द एम्प्लॉइंग मोर मैन। और इसकी वजह से क्या हुआ वहाँ के व्यापारी वगैरह क्या हो गया था वो समस्या खड़ी हुई और ये चाहते थे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। देयर फोर दे टर्न टू पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस हु लिव्ड इन विलेज। इसके बाद जो क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है ये क्या है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इसका मतलब ये हुआ कि सूरत में जो बंदरगाह था वो 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ आपका डिक्लाइंड हो गया, मतलब आपका कम हो गया। कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो था वो क्या हो गया कम हो गया। तो इसका जो आंसर क्या होगा, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोप कंपनी इन ट्रेड विथ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि सूरत का जो पोर्ट था 18वीं शताब्दी के में आपका इसलिए आपका गिर गया क्योंकि उसके उस टाइम पे क्या था कि यूरोप की जो कंपनियां वगैरह थी उनका जो पावर था वो क्या बढ़ रहा था, उनके साथ ही आपका इंडिया के साथ व्यापार भी क्या होता बढ़ रहा था। द पोर्ट ऑफ सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट प्री कॉलोनियल पोर्ट। और उस केस में क्या था उस टाइम पे कि सूरत का जो बंदरगाह था वो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण था। इट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ़ एंड रेड सी पोर्ट। और ये जो पोर्ट था भारत को गल्फ़ और है ना लाल सागर से जोड़ता था। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड वाज ऑपरेटेड थ्रू दिस पोर्ट। ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वेयर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। बाय द आपका 1750 द नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। द यूरोपियन secured many concessions from local courts as well as the monopoly rights to trade. European colonies developed the Bombay port in the later half of the 18th century। तो उस केस में क्या था कि जो यूरोपियन कॉलोनी जो लोग थे उन्होंने बॉम्बे जो बंदरगाह को क्या कर दिया ना विकसित किया है ना आपका मिड आपका 18th सेंचुरी में। दिस लेड डिक्लाइन टू द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत। और जिसकी वजह से क्या हुआ तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉम्बे में जो नया पोर्ट बना तो इस पोर्ट के बनने की वजह से क्या हुआ कि जो आपका ट्रेड वगैरह जो सूरत पोर्ट से हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो गया कम हो गया। हुगली फ्रॉम वेयर लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड एक्सपोर्ट स्लोड एंड लोकल बैंक्स हियर वेयर बैंकक्रप्ट। और उस केस में क्या हुआ कि सूरत में धीरे धीरे क्या हुआ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बंद हो गया और धीरे धीरे वहाँ पर क्या एक्सपोर्ट क्या हो गया स्लो हो गया। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे जो बैंक वगैरह थी क्या हो गया आपका कंगाल हो गया। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेंड पावर। और धीरे धीरे क्या थी जो यूरोपियन जो कंपनी वगैरह थी कारखाने वगैरह थे वो धीरे धीरे आपका पावर गेन हो गया। दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ सूरत पोर्ट। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि सूरत पोर्ट पे जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम काफ़ी कम पड़ गया। कंसेक्वेंटली है ना सी ट्रेड फ्रॉम सूरत डिक्लाइन। जिसकी वजह से क्या हुआ कि समुद्री जो व्यापार वगैरह था सूरत पोर्ट से कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्थास टू सप्लाई वीवर्स इन इंडिया। तो इसका क्या है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना अपॉइंटेड गोमास्थास द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वांटेड टू हैव ट्रेड मोनोपोली ओवर कॉटन प्रोडक्शन। मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि यहाँ पर क्या हो आपका कॉटन का प्रोडक्शन हो। द कंपनी डिड नॉट वांट द इंडियन वीवर्स टू सप्लाई देयर कॉटन प्रोडक्ट्स टू अदर यूरोपियन कंपनीज। और जो कंपनियाँ वगैरह थी वो नहीं चाहती थी कि है ना ये कॉटन का जो प्रोडक्ट है आपका यूरोपियन कंपनी में क्या करे सप्लाई करे। इट ट्राइड टू एलिमिनेट द ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड एंड इस्टेब्लिश्ड ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स बाय अपॉइंटिंग पेड सर्वेंट्स कॉल्ड आपका
गुमास्तास टू सर्वाइव वीवर्स टू कलेक्ट सप्लाइज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, मतलब वो जो कपड़े वगैरह जो प्रोडक्शन वगैरह थे उसे क्वालिटी वगैरह क्या कर सकते हैं, आपका पहचान सके। दीज गुमात्स gave loans to the weavers to purchase the raw material for their production. Once they took loan, जब ये आपका एक बार लोन लेंगे, weavers were obligated to the British and they had to hand over the clothes they produced to the gumast only. They could not take it any other trader. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच अदर स्टेटमेंट। At the end of 19th century, about 80% of the total workforce in Europe was employed, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, 80% जो लोग थे, है ना, वो यूरोप में क्या थे, आपका एम्प्लॉयड थे इन आपका टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या है आपका फॉल्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वार डोमिनेटेड बाई इंडिया टिल द 18th सेंचुरी, ये आपका सही है। द अमेरिकन सिविल वार रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल इनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाई proto-industrialization. Even before the factory began to be set up in England and Europe, there was a large-scale industrial production for आपका an international market. This period was referred as the proto-industrialization by the historians because this is the phase of industrialization that was not based on the factory system. ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, why did some industrialists in 19th century Europe prefer हैंड लेबर ओवर मशीन, मतलब क्या था उस समय 19वीं शताब्दी के जो व्यापारी वगैरह थे, वो इस मतलब जो यूरोप के व्यापारी वगैरह थे, ये सोचते थे कि जो हाथ से जो लेबर जो काम करते हैं मशीन से अच्छा होता है, या काम करवाना पसंद करते थे। तो सम इंडस्ट्रीज वेयर रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू मशीन्स एंड प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स, मतलब कुछ चाहते थे कि जो लोग मजदूर हैं अपने हाथों से काम करें एज कम्पेयर टू मशीन में, बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। तो इसमें क्या रीजन्स क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, तो मतलब वो जो व्यापारी इसलिए चाहते थे काम करवाना मजदूर वगैरह से मशीन की तुलना में, क्योंकि जो लेबर थे आपका इजली वे क्या थे आपका अवेलेबल थे। पीपल फ्रॉम विलेज स्टार्टेड मूविंग टू आपका सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब गांव के जो लोग थे वो काम के चक्कर में आपका शहर पे, है ना, शहर में आपका काम ढूंढना शुरू कर दिए। दे वेर नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी में क्या था कि वहाँ पर लोगों की कोई कमी नहीं था। इंडस्ट्रिस्ट कैन हायर मोर वर्कर्स एट लोअर कॉस्ट दैन ए मशीन, और उस केस में क्या था कि मशीन से सस्ते वहाँ पे लोग मिल रहे थे, जिससे वो लोग हायर करना पसंद कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका सीजनल इंडस्ट्रीज, इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज गैस वर्क्स एंड आपका ब्रेवेज डिमांड फॉर द लेबर वाज सीजनल, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रेफर हैंड लेबर इन आपका सीजनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद डिमांड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, मार्केट डिमांड्स ऑफ वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड कलर्स एंड आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाई मशीन, है ना, डिजाइन कलर्स could be, है ना, ह्यूमन स्किल्स ओनली। these things could be produced only manually, so it is produced a specific range of products and labor। तो ये सब आपका इसके क्या थे आपका रीजन वगैरह थे, है ना, जिसके वजह से वहाँ के लोगों ने ये चूज किया। एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वेवर्स आफ्टर, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर, जब मतलब यहाँ पे राजनीतिक जो पावर आपका व्यवस्थित हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली प्रोक्योर्ड रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम आपका इंडियन वेवर्स वाया सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है। दीज एक्शंस वेयर एम्ड एट एलिमिनेटिंग competition from other colonial powers, controlling cost and आपका ensuring regular supplies of cotton and silk goods for Britain. The company took several measures in connection, है ना। तो ये सब जो कनेक्शन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ली थी, तो जिसको आराम से आप लोग पॉज करके, है ना, ईजी वे में आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो प्रोडक्शन वगैरह था वो क्यों बढ़ गया। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिकॉज ब्रिटिश मिल्स बिकम्स बिजी विद द ट्रेडिंग टू वार नीड्स। मतलब उस केस में क्या हुआ कि जब युद्ध वगैरह हो रहा था तो ज़रूरतें बढ़ गई युद्ध के दौरान, तो उस केस में क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स डिक्रीज, है ना, एंड इंडियन मिल सडनली हैड ए ह्यूज होम मार्केट टू सप्लाई, है ना। तो ये सब बातें वगैरह हैं जो आप लोगों को पॉइंट वाइज आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है वीडियो पॉज करके, ताकि प्रॉपर आप लोगों के एक शॉर्ट नोट्स बन जाए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।